जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्या है यूपी बोर्ड में ये जो है कंफर्म है, यानी ये श्योर है क्या ये पूछे जाएंगे। कोई ना कोई एक सेट में अवश्य ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्या है ये दो दो नंबर में करके पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेव को आभासी फल क्यों कहा जाता है, अर्थात आभासी फल किसे कहते हैं। ये क्या आभासी फल का क्या एक तरह से एग्जाम्पल है। सेव जो है आभासी फल का एक एग्जाम्पल है। तो सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो सेव के फल का निर्माण जो होता है पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज आदि के द्वारा होता है, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। अर्थात वे फल जिनका निर्माण पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज आदि के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। ये आभासी फल का क्या है? सबसे अच्छा यानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि क्या है, सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। या आभासी फल आएगा तो लिख देंगे कि वे फल जिनका निर्माण पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज आदि के द्वारा होता है उसे आभासी फल कहते हैं। उसी तरह सेव के हैं तो सेव के क्या है, सेव के फल का निर्माण पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज आदि के द्वारा होता है, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। इसी तरह आता है त्रिसंलयन क्या है। तो त्रिसंलयन कहते किसे हैं? तो द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक तो पहले से होते हैं, यानी द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं और एक नर केंद्रक के मिलने के कारण, अर्थात जो एक नर केंद्रक है उसके मिलने के कारण उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि देख लीजिए दो केंद्रक तो ऑलरेडी है और एक केंद्रक और मिल गया, तो जिनकी संख्या कितनी हो गई? 3 केंद्रक यानी 3 हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो यह प्रक्रिया भ्रूण कोश में संपन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि द्वितीय केंद्रक जो होते हैं उसमें दो केंद्रक ऑलरेडी हैं और एक केंद्रक कौन आकर मिल गया? नर केंद्रक। तो केंद्रकों की संख्या 3, यानी इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? त्रिसंलयन। और यह प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो यह प्रक्रिया भ्रूण कोश में संपन्न होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अगला जो क्वेश्चन है वो है परागण क्या है। तो पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है, अर्थात पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कणों का निर्माण होता है, यानी पराग कोश में पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण विभिन्न प्रकार के माध्यमों द्वारा हो सकता है, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा इत्यादि, और भी होते हैं परागण, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से होते हैं जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा परागण होते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा परागण का दे सकते हैं कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ये कोई दो पुष्प है यहाँ पर, और इसमें क्या है, ये हो जाएगा वर्तिकाग्र, और एक दूसरा पुष्प ले लेते हैं, इसमें ये हो गए परागकण, ये हो गए परागकण, यानी ये परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी ये परागकण है, ये कहां चला है? वर्तिकाग्र यानी मादा पुष्प के भाग वर्तिकाग्र पर, यानी यहां से उठकर परागकण कहां चला है? वर्तिकाग्र तक। तो यही घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। इसके तो अपने हाथ पैर है नहीं कि अपने से ये चला आएगा, इसको ले जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। वो माध्यम कौन सा हो सकता है? ये जो परागकण है अपने से नहीं आएगा, इसको ले आने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, और वो माध्यम हो सकता है क्या? जल भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है। हवा के द्वारा जब एक झोंका आएगा तो एक दूसरे से सट जाएंगे, और सटेंगे तो क्या हो जाएंगे? परागकण कहाँ चला गया? वर्तिकाग्र पर। तो ये भी एक घटना हो सकती है। कीट के द्वारा, कीट जो होते हैं आते हैं जो भौरे पुष्पों पर बैठते हैं तो अपने पैरों में क्या कर लेते हैं? परागकणों को चिपका लेते हैं, और जब चिपक जाएंगे तो उड़कर कहाँ जाएंगे? दूसरे पौधे पर जाएंगे, तो वहां पर वो जो परागकण है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, वहां पर भी क्या हो जाएंगे? ये परागण हो सकते हैं। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण।
स्वपरागण क्या होता है कि एक ही पौधे के, अर्थात पौधा एक ही होगा लेकिन उसमें क्या होंगे, दो पुष्पों के मध्य जो परागण होगा उसी को क्या कहते हैं, स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है कि दो पौधों के पुष्पों के मध्य जो परागण होगा उसी को क्या कहेंगे, परपरागण। जैसे स्वपरागण है, जैसे ये कोई एक पौधा है और इसमें दो पुष्प लगे हैं, इसमें दो पुष्प लगा दिए हैं, तो इनके और इनके बीच अगर जो होगा उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। लेकिन दो पौधे हैं, इनको एक यहाँ पर दिए और दूसरा यहाँ पर, अगर इनके और इनके बीच अगर परागण होगा तो इसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अर्थात एक पौधे के मध्य होगा तो स्वपरागण और अलग अलग यानी दो पौधों के मध्य होगा तो वो परपरागण। अर्थात ये तो समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। अर्थात प्रसव क्या होते हैं और इसको कौन हार्मोन्स क्या करता है, प्रेरित करता है। तो गर्भाशय में पल रहे, अर्थात जो गर्भाशय में जो भ्रूण का विकास हुआ है, अर्थात गर्भाशय में पल रहे परिपक्व यानी मैच्योर शिशु के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। अर्थात गर्भाशय में पल रहे परिपक्व भ्रूण का शिशु के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। अर्थात जो भ्रूण का विकास हुआ है वो भ्रूण किसमें विकसित हो गया होगा, शिशु में। वही शिशु के रूप में जो बाहर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। अर्थात जो भ्रूण होता है यानी माँ के पेट में जब से निषेचित अंड जो होते हैं तब से लेकर जब तक बाहर शिशु न निकल जाए तब तक की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। लेकिन यही परिपक्व भ्रूण अगर शिशु के रूप में बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। और प्रसव का नियमन जो होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन होता है, कार्सिटोल इत्यादि हार्मोन्स क्या करते हैं, इसका नियमन करते हैं। अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, कार्सिटोल हार्मोन्स, ये आदि जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रसव में नियमन करते हैं। इसी तरह आता है पात्रे निषेचन यानी IVF तकनीकी क्या है। अर्थात ये पात्रे निषेचन क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं, इस तकनीकी में जो होते हैं पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो और महिला के अंडाणु को निकाल कर क्या करते हैं, एक परखनली में उसको निषेचित करा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। और उस भ्रूण को क्या करते हैं, यानी वो जो निषेचित अंड होंगे उसको क्या करेंगे, महिला के गर्भाशय में रख देते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है, पात्रे निषेचन कहलाती है, जहाँ भ्रूण का विकास एक सामान्य शिशु की तरह होता है। देख लीजिए, इस तकनीकी के अंतर्गत पुरुष शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु को एक परखनली में निषेचन कराया जाता है, यानी एक निषेचित करा दिया जाता है। और इसके बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में यानी स्त्री के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। यही घटना को क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको कहते हैं, जहाँ भ्रूण का विकास एक सामान्य शिशु की तरह ही क्या होता है, होने लगता है। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन क्या है, यानी अनुवादन क्या है या किसे कहते हैं। तो संदेशवाहक आरएनए को ही क्या कहते हैं, mRNA। अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को ही क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं या अनुरूपण कहते हैं। यानी mRNA अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण ही क्या कहलाता है, अनुरूपण या अनुवादन कहलाता है। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पढ़ लीजिएगा कि अनुवादन क्या होता है। तो mRNA अणु पर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण ही क्या कहलाता है, अनुरूपण या अनुवादन कहलाता है। इसी तरह आता है विषम युग्मता क्या होती है, जब किसी लक्षण के दोनों
देखिए यहाँ पर जब किसी लक्षण के जोड़ों के दोनों जीन क्या हो जाए, भिन्न होते हैं, अर्थात जो मेंडल ने अपना लक्षण बताया था तो कुछ थे क्या थे, समयुग्मता था तो कुछ विषमयुग्मते भी थे। यानी जब किसी लक्षण के जोड़ों के दोनों जीन क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषमयुग्मता कहते हैं। जैसे लंबे और बौने लक्षण के जीन जो होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी या संकर या हाइब्रिड पौधे कहते हैं। अर्थात इनके दोनों जो जोड़ों के दोनों जीन क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाए। जैसे एक लंबा है और एक बौना है तो लंबे के लिए कैपिटल टी और स्मॉल के लिए क्या करते हैं, बौने के लिए स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों जीन क्या हो गए, भिन्न हो गए, तो इसी को क्या कहते हैं, विषमयुग्मता कहते हैं। तो ये क्या थे बायोलॉजी के जो अभी बता रहे हैं वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।